हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे उस क्लास के बारे में जिस क्लास को लेकर के काफ़ी दुनिया जो है सोचती रहती है कि ये कैसा क्लास है, बीच में कैसे आते हैं हम। मतलब एक होती है हाई क्लास सोसाइटी, देन होती है एक मिडिल क्लास सोसाइटी एंड एक पुअर क्लास सोसाइटी। ठीक है, पुअर को भी पता होता है कि उनको क्या चीज़ें वो ले सकते हैं, क्या चीज़ें वो नहीं ले सकते हैं। हाई क्लास सोसाइटी को भी पता होता है क्या चीज़ें वो ले सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं ले सकते हैं। बट मिडिल क्लास सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है या फिर एक ऐसी क्लास होती है जो आप बीच में लटके होते हैं। आपको पता नहीं होता आप क्या करने वाले हैं। आपको कभी कभी लगता है कि आप हाई सोसाइटी के सामान भी खरीद सकते हैं, कभी आपको फील होता है कि यार जो मेरी लोअर सोसाइटी है उसके बराबर भी सामान नहीं खरीद पा रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा चलती रहती हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो आप लोग को एजुकेट करना है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब अपना जर्नी स्टार्ट करें और अर्निंग स्टार्ट करें, फर्स्ट टाइम अर्निंग स्टार्ट करें, तो ऐसा ना हो कि एजुकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से आप काफ़ी चीज़ें लूज़ कर दें। तो इसीलिए आज की वीडियो होगी कि जो मिडिल क्लास के ट्रैप्स हैं उनसे हम कैसे बचें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं और रिटायर जल्दी कैसे हो जाए और रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, वो है रिटायरमेंट कब लेनी चाहिए और कितना होना चाहिए अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप रिटायरमेंट का सोच रहे हैं तो रिटायरमेंट बेसिकली ये होता है कि मुझे काम ना करना पड़े। ठीक है, मतलब काम मैं तभी करूं जब मैं चाहता हूं। मेरे पास कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए रिटायरमेंट वर्ड यूज़ किया गया कि हम अपने काम से रिटायर हो जाएं। ठीक है, और हमें वो काम जो है हमारी मर्ज़ी के खिलाफ जा कर के ना करना पड़े। अब बात आती है कि रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए होगा। तो कुछ लोग कहते हैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेते हैं, अनरियलिस्टिक अनअचीवेबल नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मुझे तो भाई सैलरी उनकी 20-25 हज़ार रुपये, और जो अनरियलिस्टिक नंबर होते हैं वो करोड़ में जाते हैं। मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो मुझे 200 करोड़ चाहिए, तो मुझे 1000 करोड़ चाहिए, $1 मिलियन चाहिए। अपने रियलिस्टिक गोल्स नहीं डालते। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, और जो अभी तक मैंने स्टडीज़ की हैं, काफ़ी अच्छे ऑथर्स की बुक्स पढ़ी हैं, उस हिसाब से जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपके एनुअल एक्सपेंस का 25 टाइम्स। ठीक है, सपोज आप जो है अभी 10,000 रुपीज़ महीने का खर्च करते हो या 50,000 रुपीज़ महीने का खर्च करते हो। अगर आप 50,000 रुपीज़ महीने का खर्च करते हो तो एक साल में आप कितना खर्च कर लोगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो खर्च होगा वो होगा 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपए जो है आप खर्च कर दोगे पूरे साल में, उसका 25 टाइम्स आपको चाहिए होगा। तो जो आपका अमाउंट बैठेगा वो बैठेगा 1.5 CR, मतलब 1.5 करोड़ रुपए के अराउंड आपको चाहिए। अगर आप इतना ही एक्सपेंस अपने अगले 25 साल करते हो या 30 साल करते हो, इतना ही एक्सपेंस आप अगर कंटिन्यू करते हो तो आपको 1.5 CR चाहिए होगा, तभी जो है आप अपना रिटायरमेंट ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो हमने एक तरीके से ये तो डिसाइड कर लिया कि रिटायरमेंट का कॉर्पस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी 50,000 रुपीज़ सैलरी है तो डेफिनेटली आप कमाते होंगे उससे ऊपर ही। 50,000 अगर आपका एक्सपेंस है तो उससे ऊपर आप कमाते होंगे, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि आपकी जो सैलरी होगी वो 1 लाख रुपीज़ होगी, तभी आप 50,000 रुपीज़ का खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आप 50,000 रुपये महीने का खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास 50,000 रुपीज़ के अराउंड सेविंग्स हो रही हैं। ठीक है, तो मिडिल क्लास के ट्रैप से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोन्स ना लें। ऐसे लोन ना लें जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इरोड हो रहा है, या डेप्रिसिएशन वाले एसेट्स ना लें। ऐसी चीज़ें ना लें जिससे आपकी जो कैपिटल वैल्यू है गिर रही है। ठीक है, तो हमें इन्वेस्ट करना है ताकि हमारी जो कैपिटल वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो, डे बाय डे हम इंक्रीज़ करते जाएं और एक ऐसे अमाउंट पे पहुंचे जहां से हम रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है जो अमाउंट आपके एक्सपेंस करने के बाद बच जा रहा है वो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर दीजिए। ओके,
अब अगला क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करें। तो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो जाएं, एफडी से थोड़ा सा रिटर्न अच्छी होने चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में चलता है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो इन्वेस्ट करने का है, सेफ भी है, वो है इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंडेक्स फंड, इंडेक्स के म्यूचुअल फंड्स पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको 12% का रिटर्न अभी तक मिला हुआ है, CAGR है। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 12% का। तो 12% तो आपका कहीं गया ही नहीं है, इतना पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो सपोज करिए कि आप 50,000 रुपीज़ महीने का बचा करके डालते जाते हैं म्यूचुअल फंड में, SIP कर देते हैं आप इंडेक्स फंड की। तो आप अगर 10 ईयर्स तक लगातार ये फंडिंग करते हैं, जो आपका अमाउंट बैठेगा वो होगा 1,05,29,000 रुपीज़ के अराउंड। ठीक है, तो इसमें से बेसिकली आपको क्या करना है कि 50-50% का रूल लगाना है। आपका जो 50% पैसा है वो पैसा आप अपने पास रख लीजिए। यानी अगर मोटा मोटी समझें इसे, तो 1 करोड़ रुपए का अराउंड आपने बना लिया है अगले 10 सालों में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 12% के रेट पे। ठीक है, तो अगर 1 करोड़ बना लिया, उसमें से 50 लाख रुपए अपने खर्चे के लिए रख लिए अगले 10 सालों के लिए। ठीक है, तो अगले 10 सालों के लिए अगर आपने रख लिए हैं, तो उसके बाद जो अगले 50 लाख रुपए बचे हुए हैं, उस 50 लाख रुपए से आप अगेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो 50 लाख रुपए अभी आपने निकाले हैं, वो एकदम से तो आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में डाल दीजिए। उसमें से अपना जो हर मंथ का आपको खर्चा चाहिए होता है 50,000 रुपीज़, वो आप निकालते जाइए, साथ साथ आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। और जो 50 लाख रुपीज़ आपने अगेन डाल दिया है, वो भी आपको अगले 10 सालों में रिटर्न देगा। अगेन वो आप प्रिंसिपल यूज़ कीजिए 50-50 का। जो भी पैसा आपके पास बचा है वो 50% अपने खर्चे के लिए SWP प्लान में डाल दीजिए और बाकी का 50% अगेन इन्वेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप रिटायरमेंट भी पा सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो एक सरप्लस अमाउंट भी आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को अगर आप लेके चलते हैं तो मिडिल क्लास के उस ट्रैप से बच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा नए नए स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, अपने स्टॉक्स को मॉनिटर करने के लिए। क्योंकि अगर आपकी इंडियन इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली आपका इंडेक्स फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो जानकारी रहेगी इन्वेस्टिंग के लिए, मिडिल क्लास ट्रैप से बचने के लिए, सबसे पहले यही रहेगी कि आप ऐसे खर्चे ना करें जिसमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो या आपकी कैपिटल वैल्यू गिर रही हो। सेकंड, आप EMIs अननेसेसरी EMIs ना लें और बेकार के लोन ना लें, पर्सनल लोन और ये सब क्रेडिट कार्ड वगैरह लोन कोशिश करें कि ना लें। जब तक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तब तक ना ही ले तो बेटर रहेगा। चौथी चीज़ कि ऐसा ना हो कि आपने जो पहले पैसा बचाया हुआ है वो पैसा एक ही बार चला जाए, इसलिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस हो गया और लाइफ इंश्योरेंस, ये दो चीज़ें। अर्निंग मेंबर का हमेशा लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, बाकी का ना भी हो तो भी चल जाएगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना चाहिए। ठीक है, ताकि एक बार जो आपने पैसे बचाए वो एक ही बार ना ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज़ आपका EMIs बेकार नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप जो है खर्चे ऐसी जगह करें जो आपकी अप्रिशिएबल वैल्यूज जनरेट करें, इन्वेस्ट करिए। ठीक है, और अपने इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करिए। ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही होता है कि आपको प्रोटेक्शन देता है, एक ऐसी सिचुएशन से बचाता है जिस सिचुएशन में आने के बाद आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी मेरी तरफ से। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप इंडेक्स फंड में जाएंगे तो काफ़ी सेफर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।